अब आता है हमारा उप्स का आखिरी टॉपिक, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ उप्स। तो आप में से कोई मुझे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कोई छोटी मोटी डेफिनेशन बताना चाहे जो अक्सर बुक्स में आपको पढ़ाई जाती है? किसी को सर मालूम हो? एनीबडी नोस? हाँ बेटा बोलो। सर, रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। चलिए, वेरी नाइस, गुड। और बताओ। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पल कार रुक जा, है। अभी रुक जा, ओके एग्जाम्पल रुक ओके। जा, पहले डेफिनेशन की बात करें, फिर आपसे एग्जाम्पल भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, बिना एग्जाम्पल के बात ही नहीं करेंगे हम। हाँ जी साहब, और कोई बताए? इस बच्चे ने एक बढ़िया सी डेफिनेशन बताई। और कोई बताना चाहे? लो, किसी ने पढ़ा ही नहीं पहले, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो हम ये बता देते हैं। वैसे इसकी वाली डेफिनेशन भी बिल्कुल सही होती है कि शोइंग द नेसेसरी डिटेल या एसेंशियल फीचर, और जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंटरनल वर्किंग को उसे हाइड कर दो। तो हम दूसरी डेफिनेशन में ये भी कह देते हैं, जैसे इसने कहा विदाउट इंक्लूडिंग अ बैकग्राउंड डिटेल, शोइंग ओनली द नेसेसरी फीचर। तो हम ये भी कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस of showing a necessary detail and hiding the internal working। इंटरनल वर्किंग को हाइड करना और नेसेसरी डिटेल को शो करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, तो अगर इसे मैं ढंग से समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी है, वो कुछ काम करता है, और आपसे कहा जाता है कि आप जब चाहो इस ऑब्जेक्ट की इन फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हो, वो हमने आपको बता दी है। लेकिन अगर आप हमसे ये जानना चाहोगे कि ये ऑब्जेक्ट हमें ये फंक्शनैलिटी देता कैसे है, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, हाउ दैट ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडिंग द फंक्शनैलिटी, तो आप उसके लिए हम आपको मना कर देंगे कि शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की एक नेसेसरी फंक्शनैलिटी या डिटेल बता रहे हैं जिसे आप बस यूज कीजिए। आप हमसे ये मत पूछिए भाई कि ये ऑब्जेक्ट ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कैसे करता है। तो इंटरनल वर्किंग को हाइड करना, नेसेसरी डिटेल को शो करना, ठीक, या शोइंग द एसेंशियल फीचर, है ना, विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, और बुक्स में अक्सर आपको ये डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी और उसमें कोई डाउट भी नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने इसकी दो और अच्छी अच्छी सी अपनी तरफ से डेफिनेशन बना दी है, एक इंग्लिश वाली और एक हिंदी वाली। तो पहले आप लिखिए इंग्लिश वाली। लिखो, शो फंक्शनैलिटी, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, ये भी आप बता सकते हैं। शो फंक्शनैलिटी, हाइड कॉम्प्लेक्स। और आजकल तो इसका सीजन चल रहा है। दूसरी है मेरी हिंदी वाली डेफिनेशन, एकदम परफेक्ट फिट होती है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिख लो, हिंदी में लिखना, और आजकल इसका सीजन भी है, खूब बिक रहे हैं मार्केट में। आम खा पेड़ मत गिर। हमारी भारतीय संस्कृति का एक मुहावरा है, आम खा पेड़ मत गिर। और ये मुहावरा आप तभी रियल लाइफ में यूज करते हैं जब आप किसी को किसी चीज की डिटेल बताना नहीं चाहते। ऐसी सिचुएशन में आप उससे कहते हैं, यार तू आम खाना पेड़ क्यों गिन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप गोवा घूमने गए, वहां से किसी के लिए कोई गिफ्ट लाए, आपने उसको दे दिया, अब वो आपको कुरेद रहा है, यार कितने का गिफ्ट लाया, कहाँ से लाया, कौन से बीच खरीदा, ये वगैरह वगैरह, और आप उसको वो डिटेल बताना ही नहीं चाहते क्योंकि आपने तो यहीं से पिछली गली से खरीदा था, कह दिया गोवा से लाया।
है कि नहीं साहब? तो आप उसे सिंपली क्या करोगे, यार तो आम खाना पेड़ क्यों गिनता है, क्योंकि आप इंटरनल वर्किंग को ऐसी सिचुएशन में हाइड करना चाहते हैं। तो ये मुहावरा थोड़ा सा याद रखें, आम खा पेड़ मत गिन। ठीक, ऐसे ही शो फंक्शनैलिटी, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, ये इंग्लिश में छोटा सा याद रखें। बाकी जो हमने वैसे डिस्कस की थी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शोइंग अ नेसेसरी डिटेल विदाउट, है ना, इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, नेसेसरी फीचर बताना या इंटरनल वर्किंग को हाइड करना, है ना, और जो नेसेसरी फीचर्स हैं उनको बताना, ये भी आप बोल सकते हैं। बट उससे अच्छा सिंपल है शो फंक्शनैलिटी, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, या हम कहेंगे आम खा पेड़ मत। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ इसकी डेफिनेशंस के बारे में बातें। अब कुछ हो जाए रियल वर्ल्ड के एग्जांपल, तो क्या आप में से कोई मुझे इस एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बता सकता है? यस सर। रिमोट कंट्रोल, रिमोट स्विच कंट्रोल, बोर्ड, चलो मान लेते हैं। और बताओ? सर कार, स्विच जैसे कि बोर्ड, कार, कार, जैसे चलो। कि हाँ जी कार। बोलो। हाँ कार मान लिया, और बताओ? स्विच बोर्ड, एटीएम मशीन, स्विच बोर्ड मान लिया, और बताओ? सोचो, माउस, शाबाश। टेलीविजन, टेलीविजन, चलो ये भी मान लेते हैं गुड़िया की बात। सर एटीएम मशीन, एटीएम मशीन, चलो मान लेते हैं, वैसे उसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मान लेते हैं। और बताओ? सर कीबोर्ड माउस। रियल वर्ड में आ जाए, करो जब बेटे जी रियल वर्ड बोलते हैं तो कभी भी कंप्यूटर के इसमें एग्जांपल नहीं देने चाहिए, वो आपको फौरन इंटरव्यू रूम से बाहर निकाल के भेज देगा। जब भी वो कहता है रियल वर्ड, बेटा ये तो एक कंप्यूटर तो एक इमेजिनरी वर्ड है, इसे तो सोच करके बनाया गया है, हम बात कर रहे हैं रियल वर्ड के अंदर। तो जब भी हम रियल वर्ड से आपसे कहें ना कोई भी एग्जांपल, तो कभी भी कंप्यूटर्स के या उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं देने चाहिए, वो रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा कुछ भी दो। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, चलो मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट एग्जांपल, कि भाई हम अपने हाथ पांव हिलाते हैं, हम अपने बॉडी के पार्ट से काम लेते हैं, हमें नहीं पता इनकी इंटरनल वर्किंग है, हमें सिर्फ बताया गया है बॉडी के इस पार्ट से आप ये काम लीजिए, आंखों से देखिए, हाथों से ये काम कीजिए, और वी आर यूजिंग देम। बट हाउ, ये हमें ये फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो ये भगवान जी जानते हैं या डॉक्टर साहब जानते हैं, हमें नहीं पता हमारी ह्यूमन बॉडी इंटरनल। एटीएम मशीन हो गया, हो गया, आप शायद सो रहे थे, बता दिया किसी बच्चे ने पहले। और बताओ शाबाश, सोचो सोचो। बाइक। बाइक, इतना टाइम लगा रहे हो, अरे मेरे बच्चों, दुनिया में आप जो भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, हर एक चीज में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन। पंखा, एसी, सब कुछ जो भी आप यूज कर रहे हो, एवरी प्रोडक्ट, इन एवरी प्रोडक्ट देयर इज एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि जब वो आपको प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो एक रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, और आपको सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी बताई जाती है कि हाउ टू यूज इट, बट आपको ये नहीं बताया जाता कि वो ऑब्जेक्ट वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कैसे कराता है। ठीक है, वो उसकी इंटरनल वर्किंग हाइड करके रखते हैं, वो नहीं बताते कि वो जो प्रोडक्ट है ये फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है। सही बात है, अगर सोचो किसी प्रोडक्ट को आप तभी यूज कर पाते जब तक कि आप उसकी इंटरनल वर्किंग नहीं जान लेते कि वो प्रोडक्ट ये फंक्शनैलिटी हमें कैसे देता है, और ये मैंडेटरी होता जानना, तो आप कभी उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आप पंखे की हवा तभी खा सकते हैं, पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्विच ऑन करते ही क्या मैकेनिज्म काम करता है, कैसे पंखा घूमता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वगैरह वगैरह, उसके बाद ही आप हवा खाएंगे, नहीं तो आपको पंखे की हवा नहीं दी जाएगी। तो आप कहोगे थैंक यू वेरी मच, मैं गर्मी में मर जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। और ये फैक्ट भी है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए पहले उसकी इंटरनल वर्किंग जाननी पड़ जाए, तो फिर हम शायद लाइफ में कभी भी उस ऑब्जेक्ट को यूज ना करें। ठीक, अब जैसे हम अगर बात करते हैं कोका कोला, आपकी जो ये सॉफ्ट ड्रिंक आती है,
इसका जो मसाला है वो सिर्फ पूरी दुनिया में यूएस में बनता है और वो एक केमिकल फॉर्मूला है, बस वही इसकी जान है। इसलिए वर्ल्ड की नंबर 1 जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो कोका कोला, और ये मसाला वहां से बना के वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बॉटलिंग कंट्री के अंदर ही होती है, पानी वानी चीनी जो भी एसेंस वो मिलाते हैं, बट वो जो केमिकल फॉर्मूला है, वो जो उसका मसाला है और उसका जो टेस्ट है, बस इसीलिए कोका कोला का सबसे बढ़िया टेस्ट है पूरी दुनिया के। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता उस फॉर्मूले को सिवाय चंद लोगों को छोड़ के जो उस कंपनी में काम करते। इट्स जस्ट अ केमिकल फॉर्मूला, दैट्स इट। तो वो इंटरनल वर्किंग बिल्कुल हिडन है। अगर उसने वो सबको बता दी तो घर में कोका कोला बननी शुरू हो जाएगी, तेरे घर में कोका कोला, मेरे घर में कोका कोला। इज इट क्लियर? तो दुनिया का आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, कूलर, फैन, एसी, पंखा, कुछ भी यूज कर रहे हो, सबके अंदर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं वो इंटरनल कैसे वो फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। बस इसी प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन कह देते हैं। ठीक, चलो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्शन के, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए। अगर आप ऐसे कुछ एग्जांपल आपसे इंटरव्यू में पूछेगा और आपने दे दी तो है तो ये सही, कोई गलत तो साबित नहीं कर सकता, बट इंटरव्यू लेने वाला थोड़ी सी नाक मुंह सड़ा देंगे, यार वही घिसे पुटे एग्जांपल, रघुकुलरी तो सदा चली आई, तुमने भी वही निभाई। क्योंकि ये एग्जांपल हजारों सालों से चले आ रहे हैं। कार का गियर बॉक्स, फैन, एसी, कूलर, ये सारी चीजें, स्विच बोर्ड, ये सब सही है मगर काफी पुराने हो गए हैं। ठीक, अगर आप इन्हें बार बार रिपीट करते हैं तो अब वो जो चाहते हैं कुछ नया ढंग से अच्छे से एग्जांपल बताओ। तो मैं भी आपको यही चाहूंगा कि आप बिना रियल वर्ल्ड का कोई ऑब्जेक्ट यूज किए, जो प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट यूज किए, स्पेशली हमें कोई एग्जांपल बताएं एब्स्ट्रैक्शन जिसमें आप रियल वर्ल्ड का कोई प्रोडक्ट यूज ना करें। चलो मैं समझाता हूं, मैं देता हूं आपको क्लू। जब भी आप कोई भी काम किसी से करवाते हैं तो हमेशा एब्स्ट्रैक्शन होगा। Whenever any task you got it done, इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं कि whenever any task you got it done, जब भी आप कोई भी काम किसी से करवाते हैं तो उसमें पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्शन होता है, जिसके आप अब काफी सारे एग्जांपल देख सकते हैं बिना कोई प्रोडक्ट को रियल वर्ल्ड के यूज किए। सही वो भी है बेटा, गलत बिल्कुल नहीं, बट वो काफी पुराने हो गए हैं, सब लोग यही देते हैं, इसलिए हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कुछ नया मिले तो अच्छा लगे, जिससे समझ में आए कि हाँ ये बच्चा कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है साहब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 4 पहिया गाड़ी चलानी आती है कोई ऐसा? सर मुझे नहीं आता। मैंने पूछा जिन्हें आता है। आप बिना कान में शायद जू लेके घूम रहे हैं, कान से जू निकालिए, कान की सफाई कीजिए, रोज 2 बीन टूटी इंजन ऑयल डालिए, कान में तरावट बन के जाएगा। जैसे इंजन ऑयल इंजन में ठीक से काम करता है, कार इंजन को तरावट देता है, आप भी अपने कान में 2 बूंद एक टूटी इंजन ऑयल खरीद लाइए, आराम से किसी पेट्रोल पंप से मिल जाएगा, और रोज कान में 2 बूंद डालिए। मैंने तो ये पूछा ही नहीं था कि किसको नहीं आती है, मैंने तो ये पूछा था भाई किसको आती है। आप कहते हो मुझे नहीं आती है। अगर मैं ये पूछता कि ये बताओ किस किस को नहीं आती तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही होता। इसलिए तो कहते हैं आईटी प्रोफेशनल मस्ट बी अ गुड लिसनर, यू नो। यस सर। आईटी प्रोफेशनल मस्ट बी अ गुड लिसनर। उसका गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझेगा नहीं तो कोड कैसे लिखेगा। इसलिए उसका लिसनर होना बहुत जरूरी है कि ध्यान से अच्छे से सुने, समझे क्लाइंट क्या चाहता है, फिर उसको उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन देगा तो हमेशा सक्सेसफुल होगा।
चलिए, तो मैं तो आप बच्चों से ये पूछ रहा था कि कितने लोगों को 4 पहिया गाड़ी चलानी आती है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कोई इसमें कोई ईगो थोड़ी ना क्या है, मुझे आती है और वो रही वो गरीब, ऐसा कुछ नहीं भाई। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोगों को 4 पहिया गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। सर हमें आती है। मुझे भी आती जी, है। किसको आती है? नैन्सी को? यस। सर हमें भी आती है। दूसरी आ गई कोमल को? हाँ जी सर। चलो, जी मुझे भी आते हैं सर। तीसरी कौन है? अलीशा। जी सर। क्या बात, लड़कियों को ही गाड़ी चलानी आती है, लड़कों को नहीं आती क्या? बेइज्जती हो गई सबकी। ये तो इंसलेट हो रही है सर आप तुम्हारी। अरे तभी लड़कों तो रोड कैसी बातें कर रहे हो? तभी तो रोड पे एक्सीडेंट बढ़ गई है सर। भगवान, लड़के ट्रक चलाते हैं सर। एक्सीडेंट लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लड़का फर्स्ट क्लास अपनी बाइक और कार चला रहा होता है, मस्त, ही इज ए परफेक्ट ड्राइवर। रास्ते में ऑब्जेक्ट आता है तो नजर उसकी तरफ चली जाती है और वो उस ऑब्जेक्ट को देखता रहता है जब तक ऑब्जेक्ट इनविजिबल ना हो जाए, और आगे जाके गाड़ी या गाड़ी बाइक ठोक देता है। तो लड़के एक्सीडेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की वजह से। वो ऑब्जेक्ट क्या है वो तुम समझ ही गए हो। तो वो ऑब्जेक्ट निकले ही ना सर रोड तो पे। वो तो आप ना, तो तुम अपनी आंख क्यों, तुम नहीं सुधर सकते? तुम क्यों सड़क पे निकल रहे हो? हैं? तुम नहीं सुधर सकते? तुम अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते? तुम भी तो अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो शायद वैसा ही कोई हमारी सिस्टर के बारे में भी सोच रहा होगा। Then what? तब आदमी को अकल आती है। जब तक आदमी पे खुद नहीं बीतती ना, आदमी तब तक उसे कंसीडर नहीं करता। वो ये नहीं सोचता है if I'm doing something wrong with someone, शायद कोई उसके घर वालों के साथ भी ऐसा कर रहा होगा, तब वो आग बबूला हो जाता है। मगर जब किसी और के साथ करता है तब वो अपने आप को शरीफ समझ रहा होता है, चौड़ा हीरो। तो क्यों ना हम अपनी मेंटालिटी चेंज कर लें, वो ज्यादा अच्छा नहीं है? सोच बिल्कुल बदल सर। लें, यस सर। रादर देन के उनको कहीं कि आप मत निकलो और आप ऐसे मत करो। आप अपनी सोच बदल लो, सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। तभी तो कहते हैं हर माँ को अपने बेटे को सिखाना चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट करना। जी सर, किसी इमरजेंसी के समय पे हमें किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें व्हीकल चलानी आती है तो हम खुद ही लेके जा सकते तो हैं। सबके लिए बराबर है, कोई गर्ल हो कोई बॉय हो। ये इंडिया में ही होता है मेरी गुड़िया, गर्ल बॉय। यूएस में नहीं होता। वहां एवरीबडी हैज टू डू एवरीथिंग। पहले तो ये सोचना ही छोड़ दो कि यू आर अ गर्ल एंड यू आर अ बॉय। इट्स अ बैड थिंग। ऑल आर इक्वल। चलिए, फिलहाल मैं ये पूछ रहा था कि आपको गाड़ी चलानी आती है, तो कुछ बच्चों ने बता दिया, गुड। अब क्या आप बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है यस। या अभी सिर्फ आप शौक के तौर पे चला रहे हैं, या कभी कभी चला ली इधर उधर प्लेन मैदान में, या रोड पे रेगुलरली चलाते हैं? अगर रोड पे रेगुलरली चलाते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग अ लाइसेंस। यस सर। हाँ जी, अब बताइए असली कहानी, क्योंकि यहाँ पे सारा झोल झाल आ जाता है। सर हमारा तो बनने वाला है। बनने वाला है? अभी बना तो नहीं बिटिया? हाँ जी सर। बना तो नहीं ना आपका लाइसेंस? हाँ तो मैं रोड पे चलाती नहीं हूँ। नहीं, लाइसेंस है या नहीं, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। अभी जस्ट नहीं बना। नहीं। अभी नहीं बना है तो क्या अप्लाई किया है? क्या? आपने लाइसेंस अप्लाई किया है बेटे? हाँ जी सर। कैसे अप्लाई किया? पापा ने करवाया। यानी कि सब जुगाड़ हो गया, आपको इवन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मतलब मैंने खुद से मतलब आज सच कुछ नहीं करा ना, मतलब ड्राइविंग कुछ करें टेस्ट होगा। जी सर, मेरा आप आगे कुछ करेंगे भी नहीं और आपका लाइसेंस बन के घर पे आ जाएगा। नहीं सर, ड्राइविंग टेस्ट होगा। अरे नहीं होता गुड़िया मेरी। सर मेरा तो पूरा प्रोसेस हुआ है। पहले सब लर्निंग होता का, ही है। ऑनलाइन टेस्ट, उसके सबका बाद लर्निंग ही बनता है। होता क्या है, टेस्ट। सुनो, अब तो दिल्ली में लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, फिर टेस्ट भी हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर हमारे जमाने की बात करें तो अभी भी होता है, शहरों में तो, छोटे शहरों में तो अभी भी होता है। वहां पर जो लोग ड्राइविंग सिखाते हैं वो लोग लाइसेंस बनवा के दे देते हैं।
बस आपको उन्हें अपनी डिटेल और अपने पेपर्स देने होते हैं, वो पहले आपका लर्निंग बनवा देते हैं और उसके बाद वो आपका पक्का लाइसेंस बनवा के आपको दे देते हैं। यही किया सर, हमारा बिना टेस्ट के ही बन गया बाइक सबका कार का बना है, दोनों। हमारा भी बना है, सबका बनता है। अब धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन हो रही है, लेकिन अगर आप वहां टेस्ट में फेल भी हो जाते हो तो भी वो लोग क्या करते हैं, पैसे देके आपका लाइसेंस बना देते हैं। वही किया ठीक, लेकिन अब तो थोड़ा सा आरटीओ जाना पड़ता है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ता था, आप अंधे का भी लाइसेंस बनवाओ। ठीक है, तो होता क्या था, वो जो बंदा है जो लाइसेंस बनवा रहा है वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। यस, अब ध्यान से सुनना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने आपको एक फंक्शनैलिटी दी, गेट ड्राइविंग लाइसेंस, और आपने उसके इस फंक्शनैलिटी में एज ए आर्गुमेंट अपने पेपर्स और कुछ एक्स्ट्रा पैसे एज ए आर्गुमेंट पास कर दिए, और उसने रिटर्न टाइम पे आपको लाके लर्निंग लाइसेंस दे दिया, कहानी खत्म हो गई। ठीक, उसने लाइसेंस बनवा दिया। अब आप उससे पूछ रहे हो, भाई साहब आप आरटीओ में किसको जानते हो, आपकी क्या सेटिंग है, किससे बनवाया, क्या किया आपने, मुझे तो जानने की जरूरत नहीं पड़ी, वगैरह वगैरह। आप उससे ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, तो वो आपको सिंपली कह रहा है, भाई साहब बहन जी आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो, क्योंकि वो अपनी इंटरनल वर्किंग को पूरी तरह से हाइड करना चाहता है। वो आपको नहीं बताना चाहता कि चीजें कैसे हुई। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर इंडिया की बता सकता है कोई, अगर कीप इन टच है न्यूज के तो? सर विकास दुबे का एनकाउंटर। विकास दुबे का हाँ, एनकाउंटर तो हम कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मरा है, ऐसे ही कुछ है ना। प्लान ये है तो सर, प्लान था क्योंकि इतने पॉलिटिशियंस उससे मिले हुए थे तो उनकी डिटेल आ दैट इज द थिंग। तो उसे मारना योगी तो जी ने था फोन ही, करके सही भागे। हर बार सेम स्टोरी होती है कि उसे तो मारना ही था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो जितने भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, जो उसे शय दे रहे थे, जितने भी नेता थे, सब बाहर आ जाते, क्योंकि जेल में तो उसे मार नहीं सकते थे, तो रास्ते में ही उसे शूट करना बनता था, उसे मारना बनता था, है कि नहीं? और ये तो सारी दुनिया जानती है। अब वो मर तो गया ही, और बहुत सारे राज अपने सीने में दफन करके उसे मार दिया गया। अब वो क्या, क्यों उसे क्यों मारा गया? क्योंकि इंटरनल वर्किंग को हाइड करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर भी एब्स्ट्रक्शन था। अब आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता लगे कि भैया ये किसके टच में था, कौन से नेता थे जो उसे शय देते, कौन से पुलिस वाले थे जिन्होंने मुखबरी करी थी, वगैरह वगैरह। तो इंटरनल वर्किंग जो थी वो उसे हाइड करना था ना। So that is what abstraction हो गया कि नहीं हो गया, उसे जान से मार दिया। रीजन यही था, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे। अगर वो एक बार जेल में आ जाता तो जेल में तो वो मारा ही नहीं जा सकता था, फिर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, फिर तो उसे मार मार के सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती गवर्नमेंट। लेकिन उससे पहले ही सब प्लान था, उसे मार दिया गया, है ना साहब। तो दैट इज व्हाट, जब भी आप कोई काम किससे करवाते हैं, वही मैं कह रहा हूं, उस आदमी ने आपको एक फंक्शनैलिटी दे दी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो मुझसे, आप मुझे पैसे दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, मैं बनवा के लाके आपको वापस करके दे दूंगा। लेकिन अगर आप उससे ये पूछने की कोशिश करो कि भाई आप किससे जानते हैं, क्या सेटिंग है आपकी, तो वो आपको साफ साफ कहेगा, सिंपल हिंदी का मुहावरा बोलेगा, आम खाओ यार पेड़ मत गिनो, तुम्हें इससे क्या मतलब, क्या लेना देना, क्योंकि वो अपनी इंटरनल वर्किंग को हाइड करना चाहता है। ठीक, तो जब भी ऐसा कभी होगा, आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो हमेशा एब्स्ट्रक्शन होता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई थी। अब सीएनजी किट को आरसी के ऊपर भी चढ़वाना पड़ता है, मेंशन करवाना पड़ता है। तो मैंने नोएडा से गाड़ी ली थी, तो मैं नोएडा के आरटीओ में जा सकता हूँ, सीएनजी किट को उसके ऊपर मेंशन करवा सकता हूँ, 500 रुपए का खर्चा है, मगर वो इतनी आसानी से करेंगे नहीं, धक्के खिलाएंगे। तो फिर मैंने जिससे सीएनजी किट लगवाई, उसने कहा सर 3000 रुपए लगेंगे, आपके ऑफिस आऊंगा, वहीं से ओरिजिनल आरसी ले जाऊंगा और नई आरसी बनवा के आपके घर ही आपको वापस करा जाऊंगा। और उसने ऐसा किया भी। ठीक, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल तो फीस 400-500 रुपए, 500-600 रुपए थी, मगर मुझे देने पड़े उस काम के 3000 रुपए। और जब वो आरसी बनवा के ले आया, उसने मुझे दे दी। तो अब अगर मैं उससे ये पूछना शुरू करूं कि भाई तू क्या सेटिंग है आरटीओ में, किससे मिलता है, क्या करता है, तो वो भी मुझे यही कहेगा, बाबू जी आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो। तो जब भी आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो वो हमेशा अपनी इंटरनल वर्किंग हाइड करता है। ठीक, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, क्या आप बता सकते हैं
हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है जो पूरा देश मनाता हो? फेस्टिवल नहीं मालूम आपको? दिवाली। एक ही तो है, दिवाली और क्या है? दिवाली। दिवाली बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है, दैट इज व्हाट, दिवाली, जिसे पूरा देश मनाता है, पूरे कोने कोने में सब। और आप ये भी जानते हैं हर आदमी चाहता है कि दिवाली हमेशा अपने घर जाके मनाए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करे। इसलिए दिवाली के 2-3 महीने पहले से ही सारी ट्रेन वगैरह फुल होनी शुरू हो जाती हैं और मेरे हिसाब से 50% लोगों को रिजर्वेशन मिलता भी नहीं अपने अपने घर जाने का। मगर एक इकलौता भारत देश ही ऐसा है, पहुंचते सारे घर हैं, रुकता कोई नहीं, पहुंच सारे जाते हैं, जबकि 50% लोगों को तो रिजर्वेशन मिला भी नहीं होता। सबके सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं, भैया घर तो जाना है, अब जो होगा देखा जाएगा। टीटी साहब आते हैं और टीटी साहब पूछते हैं टिकट तो है नहीं, तो टीटी साहब आपसे टिकट लेते हैं और कुछ ऊपर का पैसा लेते हैं और आपको किसी और का सीट असाइन करके चलते बनते, कहते हैं अब ये तेरी सीट, बैठ के जा आराम से, है ना। उन्हें तो पूरा चार्ट मालूम है, कौन कहां से चढ़ा था, कौन नहीं उतरा, कहां से कौन सी सीट बुक थी। ठीक, अगर आप टीटी साहब से कहे भाई साहब ये कौन है, आपको दीनदयाल बनाया, किसकी सीट थी, क्या था, तो कहेगा भैया तू आम खा, पेड़ गाय गिन रहा है, तुझे इससे क्या लेना देना, किसकी सीट थी, क्या था, अब तू जा बैठ के, तेरा काम हो गया, तुझे कोई नहीं रोकेगा, दीनदयाल बन जा और चला। दैट इज व्हाट। तो टीसी साहब भी क्या कर रहे हैं, अपनी इंटरनल वर्किंग को हाइड कर रहे हैं। वो नहीं बताना चाहते किसकी थी, कौन सी सीट थी जो उन्होंने आपको अलॉट कर दी और आपसे पैसे ले लिए। ठीक है जनाब, तो ऐसे आप बहुत सारे, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, कुछ काम कराना है तो पियून अंकल को पकड़ लीजिए, बस वो अपने आप अपना सारा काम करा करूँ के आपको लाके दे देंगे। और आप उससे पूछो भाई साहब कैसे किया, वो कहेगा साहब आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो, मैंने आपका काम करवा दिया ना, एंड दैट्स इट। तो आप ऐसे भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जहां पे आप कभी कोई काम किसी से करवाते हैं तो वो आपको अपनी इंटरनल वर्किंग पूरी तरह से हाइड रखता है, वो सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी बताता है और आप उसे यूज करें, दैट्स इट। और रियल वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट हैं उसमें तो ये सब होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करा, ठीक, और कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के बारे में बात किया। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हमारी प्रोग्रामिंग में कहाँ यूजेज है, ये अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। अगर हमारी बात समझ में कि इसका हमारी प्रोग्रामिंग में क्या यूजेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए। तो पहले इसका यूजेज बता देते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, सिंटैक्स है वो तो वेरी करता ही है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, इस बारे में अब हम बातें करेंगे। गॉट इट? चलो जरा देखिए कहानी। तो इसके लिए हम आपको फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, बस आप हमारी इस कहानी को याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप एब्स्ट्रैक्शन का यूजेज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है साहब, छोटी सी हमारी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी कहानी है, बस इसको याद रखना। तो चलिए आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार हमारे शिवजी भगवान अपने हैंगिंग गार्डन में टहल रहे थे। एक बार हमारे शिवजी भगवान अपने हैंगिंग गार्डन में टहल रहे। अब हमने कहा हैंगिंग गार्डन, अब क्या करें, भगवान जी तो ऊपर रहते हैं, अब जमीन तो नीचे है, तो उनका गार्डन तो हवा में लटकता ही होगा। इसलिए हमने कहा कि एक बार हमारे शिवजी भगवान अपने हैंगिंग गार्डन में टहल रहे थे। सैटरडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। अब छुट्टी बोले तो भगवान जी ने अभी अभी ताजी ताजी बीटेक करी थी,
और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे एंड ही वाज वेरी गुड इन ओप्स। और आप तो जानते ही हैं मल्टीनेशनल कंपनी तो सैटरडे को बंद होती है। तो अपना टाइम पास कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करूं, बोर हो रहे हूं। पहले सोचा चलो क्यों ना कोई मूवी देखा। ठीक है साहब, बट पार्वती जी वेंट टू माइका। पार्वती जी तो मायके गई थी, सोचा अब यार अकेले मूवी देख के क्या करूंगा, चलो मूवी का प्रोग्राम भी कैंसिल कर देता हूँ। और उन्होंने अपने हैंगिंग गार्डन में टहलना शुरू कर दिया। अभी ठीक टहल रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करूं। तो उनके दिमाग में आया एक आइडिया। उन्होंने सोचा चलो मैं धरती पे नीचे झांक के देखता हूं, देखूं तो सही मेरे द्वारा बनाया गया मनुष्य क्या काम कर रहा है ना, ये जानवर क्या कर रहे हैं। वी ऑल आर क्रिएचर ऑफ गॉड, हमें भगवान जी ने बनाया है। ठीक है साहब, तो वो देखना चाहते थे कि मेरे द्वारा मनुष्य बनाया गया मनुष्य नीचे जमीन पर क्या काम कर रहा है। तो उन्होंने नीचे टकटकी लगा के देखना शुरू किया। अभी उन्होंने 10-15 मिनट लगातार नीचे देखा ही था कि हम सब मनुष्य अपना अपना काम कर रहे थे, अपने अपनी टास्क को परफॉर्म कर रहे थे, उधर भाग रहे थे, बिजी थे अपने अपने काम के अंदर। ठीक, अपनी अपनी टास्क में हम बिजी थे, अपना अपना काम कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो उन्होंने अभी 15-20 मिनट नीचे टकटकी लगा के देखा ही था कि अचानक उनके सामने से एक प्लेन गुजरा और प्लेन को देख के भगवान जी हक्के बक्के रह गए। प्लेन को देख के भगवान जी हक्के बक्के रह गए। अरे मनुष्य ने ये कैसा आइटम बना दिया जो हवा में उड़ रहा है। कोई कुछ भी हो, प्लेन इज मैन मेड, इट्स नॉट अ गॉड मेड। हाँ, आवर ब्रेन इज गॉड मेड। भगवान जी ने तो सिर्फ हमारा ब्रेन बना दिया है और सबको वो इक्वल ब्रेन बना के दे दिया। अब कौन उसे कितना यूज करता है, किस कामों के लिए यूज करता है, भगवान जी ने कहा भैया ये मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, तो बुरे कामों के लिए यूज कर, तो अच्छे कामों के लिए यूज कर, वो डिसाइड। अब वो जैसे तो कर्म करेगा वैसा फल मैं दे दूंगा। अब देख लो, उसने विकास दुबे ने कितने कितने बुरे कर्म किए तो कितने कुत्ते की मौत मार आई गया, पूरी फैमिली अब उसकी बर्बाद हो गई। तो भैया बुरे कर्म करोगे कभी ना कभी तो फल तुम्हें मिलेगा ही, किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान तो आएगा ही आएगा। चलो खैर, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लेन तो हम ही ने बनाया था। अब भगवान जी ने जब प्लेन उड़ते हुए देखा तो थोड़ा सा चिढ़ गए, है ना, और सोचने लगे अरे मेरा बना हुआ मनुष्य मुझसे ही आगे निकल रहा है, उसने एक ऐसा आइटम बना दिया जो हवा में उड़ रहा है, तो मैं भी एक ऐसा आइटम बनाऊंगा जो हवा में उड़े। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान जी को पक्षी यानी कि बर्ड बनाने का आइडिया कहां से आया। वो हमारे प्लेन को देख कर आया। कहानी है, कुछ भी हो सकता है, दिल पे मत लेना, ठीक है ना। तो हम ये बता रहे हैं कि भगवान जी को ये बर्ड या पक्षी बनाने का आइडिया कहां से आया, और वो आया हमारे प्लेन को देखकर। ठीक, तो भगवान जी ने कहा कि मैं भी एक ऐसा आइटम जरूर बनाऊंगा जो हवा में उड़े। जब मनुष्य बना सकता है तो मैं भी बनाऊंगा। तो अब भगवान जी ऊप्स में बड़े अच्छे थे, तो उन्हें पता था कि मैं नया आइटम बनाऊंगा तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है हमेशा क्लास से, इसीलिए भगवान जी ने बनाई एक क्लास। अब जरा हम अपने टेक्निकल क्वेश्चन पे आ गए। ठीक, क्लास बनाई भगवान जी ने और क्लास का नाम दिया बर्ड, और उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया void fly, और इसके अंदर कुछ उड़ने का कोड लिख दिया। भगवान जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नो सेकंड थॉट। इस तरीके से भगवान जी ने एक बर्ड नाम की क्लास बना दी बेटा जी, और उसके अंदर एक फ्लाई नाम का फंक्शन बना दिया। अब भगवान जी क्या करते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक चिड़िया तैयार हो गई, उस पर डॉट फ्लाई चलाया, जमीन पे फेंक दिया।
फ्लाई चलने लगा, चिड़िया उड़ने लगी। ऐसे भगवान जी ऑब्जेक्ट बनाते जाते थे, डॉट फ्लाई चलाते थे और जमीन पे फेंकते जाते थे। फ्लाई चलना शुरू हो जाता था और वो चिड़िया उड़नी शुरू हो जाती थी। अब इस तरीके से जब भगवान जी ने बहुत सारी चिड़िया नीचे जमीन पर बना के फेंक दी, तब उन्हें आइडिया आया चलो यार नीचे झांक के तो देखूं कि सारी मेरी चिड़िया सही सलामत उड़ रही हैं या नहीं उड़ रही हैं, देखो तो सही कहीं कोई रन टाइम एरर तो नहीं आ गई। तो भगवान जी ने नीचे झांक के देखा। जैसे ही भगवान जी ने नीचे झांक के देखा, ओहो, तब तक तो अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और भगवान जी को कुछ नजर ही नहीं आया, क्योंकि भाई बिजली भी हमने ही बनाई है। ऊपर तो मामा की लाइट होती है। उस दिन मामा मामी के साथ डेट पे गया हुआ था, मूवी देखने गया हुआ था। अमावस की रात थी भाई, अमावस की रात थी, चंदा मामा भी नहीं चमक रहे थे, तो इसलिए अंधेरा था, भगवान जी को कुछ नजर ही नहीं आया। तो भगवान जी ने सोचा चलो अभी तो घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, कल संडे है, कल आके देखूंगा। अपना भगवान जी घर जाके सो गए अपना, क्योंकि सैटरडे का दिन था। अपना सुबह उठे, अपना नाश्ता वास्ता किया, ब्रेड जैम खाया अपना, क्योंकि जब मैडम घर पे नहीं होती है तो ब्रेड जैम ही खाते हैं, एक्सपीरियंस है भाई, क्या करे बता देते हैं। तो चलिए, सो अब वो ब्रेड जैम खा के अपना आ गए अपने हैंगिंग गार्डन में, और नीचे उन्होंने जमीन पर झांक के देखा। और जब नीचे झांक कर देखा दिन में, तो सारी चिड़िया फर्स्ट क्लास उड़ रही थी भाई। भाई भगवान जी का कोड है तो रन टाइम एरर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब की सब बर्ड फर्स्ट क्लास बढ़िया उड़ रही थी। भगवान जी खुश हो गए, चलो मैंने भी एक ऐसा आइटम बना दिया जो हवा में उड़ रहा है बढ़िया तरीके से, जैसा मनुष्य बनाया था। अभी भगवान जी ने अपनी बर्ड्स को उड़ते हुए देखा ही था 10-15 मिनट कि उनके सामने से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। अब भगवान जी उसे देख के फिर हक्के बक्के रह गए, अरे यार ये मनुष्य ने कोई दूसरा आइटम बना रखा उड़ने वाला। पहले वाला तो बहुत ऊंचाई तक उड़ रहा था, बहुत बड़ा था, और ये तो कम ऊंचाई तक उड़ रहा है और थोड़ा छोटा भी है, उससे काफी छोटा भी है। इसका मतलब मनुष्य ने उड़ने वाले आइटम में कैटेगराइजेशन किया हुआ है। चिंता मत करो, अभी हमारा फाइटर प्लेन भी बाकी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो भगवान जी ने तो अच्छा, जब मनुष्य उड़ने वाले आइटम में कैटेगराइजेशन कर सकता है तो मैं भी कैटेगराइजेशन करूंगा। मैं भी ऐसी कुछ बर्ड बनाऊंगा जो बहुत ऊंचाई तक उड़े, और कुछ ऐसी बर्ड बनाऊंगा जो कम ऊंचाई तक उड़े। जैसे हमारी प्यारी चील आंटी बादलों तक चली जाती है, इतनी ऊंचाई तक वो उड़ लेती हैं। लेकिन हमारे प्यारे मुर्गे अंकल बेचारा कुछ ऊंचाई तक उड़ पाता है, पकड़ा जाता है, मुर्गा फ्राई तैयार। क्या कभी तुमने चील फ्राई सुना है? कभी तुमने कौवा बिरयानी खाई हो? तो नहीं खाई होगी साहब, क्योंकि चील आंटी तो बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं, जबकि मुर्गे अंकल बेचारा कम ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो है तो दोनों ही बर्ड। तो भगवान जी ने कहा मैं भी ऐसे ही कैटेगराइजेशन करूंगा। अब भगवान जी किस में बहुत अच्छे थे? भगवान जी ऊप्स में बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों बर्ड में मुझे कुछ कॉमन फीचर तो डालने ही होंगे, तो क्यों ना मैं इनहेरिटेंस करूं, रीयूजेबिलिटी करूं, इस बर्ड क्लास की दो चाइल्ड बना देता हूं, एक फ्लाइंग बर्ड्स और एक नॉन फ्लाइंग बर्ड। जो दोनों में कॉमन फीचर है वो बर्ड क्लास से आ जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ऐड कर दूंगा। चलो भाई बात तो सही थी। तो भगवान जी ने बनाई फिर इस बर्ड की एक चाइल्ड क्लास, दो चाइल्ड क्लास बना लेते हैं हम भी। पहली चाइल्ड क्लास फ्लाइंग बर्ड, दूसरी क्लास नॉन फ्लाइंग बर्ड। सो भगवान जी ने इसकी ये दो चाइल्ड बना दी। ठीक है साहब। ऐसे
ये दिव्यांगना जैन कौन है? क्या आप हमारे स्टूडेंट है ड्यूकेट के? दिव्यांगना जैन जो अभी अभी एंट्री मारा है। हेलो, आप इतनी लेट कैसे आए हैं बेटा क्लास में? सर मेरा ना सर ये टाइम थोड़ा सा अभी शिफ्ट ही हुआ है, तो 3:15 तक ही होता है सर ऑफ, तो इस वजह से सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3 बजे से मंडे से आऊँ। क्या ऑफिस का टाइमिंग शिफ्ट हुआ है? यस सर, से मैंने बात की थी अभी सर से, तो उनको बताया था। ठीक है, ठीक है, चलो। सो हमने कहा बेटा इन दोनों की 2 चाइल्ड बना दी, तो इससे क्या हुआ? ये वाला जो फ्लाई फंक्शन था, ये वाला बेटा, ये फ्लाई इनहेरिट होके इसमें भी पहुंच गया, सेम फ्लाई इनहेरिट होके इसमें भी पहुंच गया। ठीक है, आप सुनते जाना। अब भगवान जी ने क्या किया? फिर फ्लाइंग बर्ड क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए और डॉट फ्लाई चलाया और जमीन पे फेंक दिए। ऐसे ही उन्होंने नॉन फ्लाइंग बर्ड क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए और डॉट लगा के फ्लाई चलाया और उन्हें भी जमीन पर फेंक दिया। अब उन्होंने थोड़ी देर बाद नीचे झांक के देखा, भाई देखो तो सही, जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ या नहीं हुआ, वैसा रिजल्ट आया या नहीं आया। तो उन्होंने नीचे जमीन पर उसे झांक के देखा, बट रिजल्ट वाज सेम, क्योंकि दोनों के पास फ्लाई फंक्शन तो सेम ही था ना बेटा। तो जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ ही नहीं। वो चाहते थे फ्लाइंग बर्ड वाले जो चिड़िया हैं, बर्ड हैं, वो काफी ऊंचाई तक उड़े, और जो नॉन फ्लाइंग बर्ड वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा कम ऊंचाई तक उड़े, लेकिन दोनों के पास फंक्शन तो सेम ही था। दोनों के पास फंक्शन तो सेम ही था, तो दोनों के दोनों सेम हाइट पर उड़ रहे थे। कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, जैसा मैं चाहता था मेरी रिक्वायरमेंट तो ऐसे फुलफिल हुई ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। तो जब यह प्रॉब्लम फंसी तब भगवान जी ने एब्स्ट्रैक्शन की खोज करी। कैसे खोज करी बेटा? अब सुनते जाना। भगवान जी ने काम किया, अपनी बर्ड क्लास के अंदर गए और यहां जाके वो जो फ्लाई फंक्शन था उनका, उसका सिर्फ उसे एब्स्ट्रैक्ट बना के उसका सिर्फ प्रोटोटाइप देके छोड़ दिया। सुनते जाना। ओहो, एब्स्ट्रैक्ट void डिस्प्ले, ऐसे डिस्प्ले कह रहा हूं। हाय रब्बा, फंक्शन का नाम क्या था हमारा? फ्लाई, और इसे एब्स्ट्रैक्ट बना के यहाँ पे छोड़ दिया, यानी कि फंक्शन का सिर्फ प्रोटोटाइप बना के छोड़ दिया। अब जब ये फंक्शन यहाँ से इनहाइट होके यहाँ आया तो यहाँ पे इसकी बॉडी दे दी फ्लाइंग बर्ड के हिसाब से, और जब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ इसकी बॉडी दे दी नॉन फ्लाइंग बर्ड के हिसाब से। ठीक, और जब भगवान जी ने ऐसा कर दिया तो भगवान जी ने ये रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया? अरे मैंने तो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि दुनिया में जब भी कोई बर्ड बनेगी उसके पास फ्लाई फंक्शन होना ही चाहिए। अब जिसे फ्लाई अपने अपने हिसाब से उड़वाना है, आप बस उसमें कोड कर दो। तो भगवान जी ने कहा मैंने तो स्टैंडर्ड बना दिया। तो उन्होंने अपने चेले चपाटों से कहा, हाँ भाई क्या तुम सबको अपने अपने हिसाब से चिड़िया उड़ानी है? ठीक है साहब। उन्होंने कहा हाँ सब चिड़िया उड़ानी। तो लो मैं तुम्हें फ्लाई फंक्शन दे रहा हूँ, तुम सब इसे अपने अपने हिसाब से इसमें कोड कर दो। ठीक है, तो चिड़िया उड़ेगी तुम्हारे हिसाब से, बट उड़ाऊंगा मैं, ये फ्लाई चलाऊंगा मैं, भगवान मैं हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं अंदर से फ्लाई कैसे चलेगा। बस तुम लोगों को मैं ये फंक्शन दे रहा हूं, तुम इसे अपने अपने हिसाब से ओवरराइड कर दो, अपने अपने हिसाब से इसमें कोड लिख दो, नॉट ओवरराइड, कोड कर दो, ओवरराइड ही आएगा आगे। ठीक है, आप इसमें अपने अपने हिसाब से कोड लिख दो, किसको कितना उड़ाना है। फिर उसके बाद चला मैं दूंगा, चला मैं दूंगा, चिड़िया उड़ेगी तुम्हारे हिसाब से बट उड़ाऊंगा मैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं अंदर से फ्लाई कैसे चलेगा, चिड़िया कैसे उड़ेगी, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरीके से भगवान जी ने क्या बना दिया? एक स्टैंडर्ड बना दिया जहां पर अब ये इंप्लीमेंटेशन वेरी कर सकता है। बस ऐसी सिचुएशन में ही हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है।
जहां पर हमें स्टैंडर्ड बनाने होते हैं, जहां पर इंप्लीमेंटेशन वेरी करता हो, तो वहां हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है एब्स्ट्रैक्शन की। भगवान जी ने भी कहा मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, उसमें कोई कोड नहीं है, सब लोग उसमें अपने अपने हिसाब से कोड कर लो, ठीक है साहब, जिसे जिसे मुझसे चिड़िया उड़वानी है अपने हिसाब से कर लो, और फिर इसे चला मैं दूंगा, दैट्स इट। तो मैंने कहा, भगवान जी कहते हैं मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, इंप्लीमेंटेशन आप अपने हिसाब से कर दो, चलाऊंगा मैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, इंटरनल वर्किंग पूरी तरह से हिडन है, अंदर से मेथड चलेगा तो चलेगा कैसे, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो जहां पर भी कहीं स्टैंडर्ड बनाने होते हैं, स्टैंडर्ड कहां बनाते हैं, जहां पर इंप्लीमेंटेशन वेरी करता हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। और हम स्टैंडर्ड कहां बनाते हैं, जहां रिक्वायरमेंट आती है कल वाली जो मैंने कल परसों कहानी सुनाई थी कि काम किसी और का करना किसी और में हो। जब जब ये सिचुएशन आती है तो तब तक जिसने काम करना होता है वो एक स्टैंडर्ड बनाता है, जिसका काम होता है वो उसमें बॉडी देता, चलाता हमेशा वही है जिसने काम करना होता है। सो हमेशा याद रखना, जब जब ये सिचुएशन आएगी काम किसी और का करना किसी और ने हो, तब तब हमें स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है और तब तब हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, याद रखो ध्यान से, मैंने कहा था मैं एक पेरेंट क्लास हूं और आप सब चाइल्ड क्लास, और मैं आप सबका टास्क करना चाहता था, तो मैंने आपको एक मेथड बना के दिया था, डू सम टास्क नाउ। तो ये मेथड मैं अपनी क्लास में कैसे बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा, क्योंकि कोई इससे मुझे इसमें इसको ओवरराइड करेगा, अपने हिसाब से बिजली का बिल जमा करवाएगा, कोई मुझसे बैंक ड्राफ्ट बनवाएगा, कोई मुझसे फ्रूट्स मंगाएगा, कोई मुझसे वेजिटेबल, सब लोग इसमें अपने अपने हिसाब से कोड कर देंगे। चलाऊंगा मैं, क्योंकि काम तो मैंने ही करना है, चलाता मैं ही हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड ओवरराइडिंग है, ये जो डायनेमिक बाइंडिंग है, ये जो अपकास्टिंग है, ये सारा का सारा ताना बाना बुना गया है टू अचीव ओनली एब्स्ट्रैक्शन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो हमेशा याद रखना, जब भी काम किसी और का करना किसी और ने होगा, तब तब हमें स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है, और जब जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो कौन सा टॉपिक यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, जहां इंप्लीमेंटेशन वेरी करता है। इसलिए तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई थ्रेड्स आर स्टार्टेड बाय द जेवीएम, बट उस थ्रेड पे काम हमारा होता है, तो इसलिए हो गया क्योंकि जेवीएम स्टार्ट कर रहा है तो हमारा काम भी जेवीएम को ही करना पड़ेगा, तो काम हमारा होगा, करना जेवीएम को पड़ेगा। तो जेवीएम क्या करेगा, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड देता है और कहता है सारे प्रोग्रामर इसे अपने अपने हिसाब से ओवरराइट कर दो, कॉल मैं कर दूंगा, काम तेरा कर मैं दूंगा। ऐसे ही जैसे हम अभी आपको इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे, बटन के क्लिक पे हम कुछ काम करना चाहते हैं, अब बटन पे क्लिक जो होता है वो होता है जेवीएम के अंदर, तो सबसे पहले पता जेवीएम को लगता है कि बटन पे क्लिक हुआ, हमें तो पता लगता नहीं। अब उसके क्लिक पे कुछ काम करना है, क्योंकि पता जेवीएम को लगता है तो भैया काम भी फिर जेवीएम को ही करना पड़ेगा। तो इन दैट केस फिर जेवीएम ने हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कहा भैया बटन के क्लिक पे जो भी काम करवाना हो ये मैं मेथड दे रहा हूँ, इसमें तुम अपने अपने हिसाब से बॉडी लिख देना और फिर चला मैं दूंगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं अंदर से ये मेथड चलता है तो कैसे चलता है, और सच में हमें नहीं मालूम कि बटन के क्लिक पे ये मेथड चला तो चला कैसे। हमसे कह दिया गया आप अपने हिसाब से ओवरराइड कर दीजिए, आप अपने हिसाब से, ऐसे थ्रेडिंग के केस में होता है, हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे, ठीक है। तो जावा ने ऑलमोस्ट अपने हर टॉपिक के लिए हमें क्या दे रखे हैं, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिन्हें सिर्फ हम ओवरराइड कर देते हैं, चलाता हमेशा जावा। तभी तो मैंने आपको इनहेरिटेंस में सिखाया था कि जब भी हम किसी भी मेथड को ओवरराइड करेंगे, हम एक्चुअली में उसे खुद कॉल करने वाले नहीं हैं किसी भी हालत में, हमेशा कॉल इसे वही करेगा जिसने हमें मेथड दिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा दो लोग रोल प्ले करेंगे, याद रखना, एक होगा डेवलपर जो स्टैंडर्ड बनाएगा, एक होगा प्रोग्रामर जो उसकी बॉडी देगा, बट याद रखना चलाएगा हमेशा डेवलपर ही। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, वो हमेशा डेवलपर का रोल अदा करती है। हम प्रोग्रामर थे, प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर ही रहेंगे। तो हम बहुत सारे अपने जावा आने वाले कॉन्सेप्ट में हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड देगा, हम सब प्रोग्रामर अपने अपने हिसाब से उसे ओवरराइड करेंगे, चलाएगी हमेशा उसे टेक्नोलॉजी, क्योंकि काम हमारा है, करना टेक्नोलॉजी है। तो जहां स्टैंडर्ड बनाने होते हैं, जहां इंप्लीमेंटेशन वेरी करता है,
वहां पर हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते। अब आ गई कहानी समझ में। ऐसी सिचुएशन में, और ये सब सिचुएशन आती कब है, काम किसी और का, करना किसी और ने, दैट्स इट। तो जिसने काम करना होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के देता है। बस भगवान जी का एग्जांपल है ना, भगवान जी ने कहा था भाई चिड़िया तुमने अपने साथ उड़ानी है, ठीक है मेथड मैं दे रहा हूं, तुम इसे ओवरराइड कर दो, अपने अपने हिसाब से कोड कर दो, चला मैं दूंगा, चिड़िया उड़ेगी तुम्हारे हिसाब से मगर उड़ाऊंगा मैं। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के हमें दे दिया, सामने आप देख रहे हैं, हम सब अपने अपने हिसाब से ओवरराइड कर लेते हैं, चला भगवान जी देते हैं, दैट्स इट। इसलिए मैं इस लाइन को बार बार रिपीट करूंगा कि याद रखना एब्स्ट्रैक्शन के केस में हमेशा दो लोग रोल प्ले करेंगे, एक होगा डेवलपर और एक होगा प्रोग्रामर। डेवलपर वो कहलाता है जो स्टैंडर्ड बनाता है, प्रोग्रामर वो होता है जो इस फंक्शन को ओवरराइड करके अपनी बॉडी देता है। तो बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय द प्रोग्रामर, बट चलाता हमेशा डेवलपर है। ठीक है, सोचो अगर भगवान जी से फ्लाई फंक्शन लेके हम ही इसको ओवरराइड करके खुद ही चला देंगे तो फिर भगवान जी से फ्लाई लेने की जरूरत ही क्या, अब तो हम ही भगवान बन गए। फिर तो ये कोड तो मैं किसी भी फंक्शन में लिख के चला सकता हूं, अगर मुझे ही चलाना है तो खाली नाम लेने की क्या जरूरत थी फिर भगवान जी से ना, चलाना भगवान जी नहीं है, भगवान वही है, हम तो चेले चपाटे, ठीक है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। ठीक, अब मैं इसके कुछ आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर आप मार्केट से कभी डबल बेड खरीदने जाते हैं तो डबल बेड जो हमेशा बिकते हैं वो उसकी बैक के हिसाब से वो बैक हमें दिखा देते हैं, भैया देखो ये बैक रहेगी। अब आगे का आप जो बेड है वो एक्चुअली में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप कहोगे तो विद बॉक्स वाला तो विद बॉक्स वाला, आप कहोगे विदाउट बॉक्स वाला तो विदाउट बॉक्स वाला, आप कहोगे कि भाई शीशम की लकड़ी का तो शीशम की लकड़ी का, आप कहोगे सागौन की लकड़ी का तो सागौन की लकड़ी का। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरी करेगा। उन्होंने तो स्टैंडर्ड बना दिया, बैक बना दी भाई, बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो वो क्लाइंट के हिसाब से करेंगे, है ना भाई। जैसा आप कहोगे वैसा बन के आ जाएगा। हमने तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, भाई देखो बैक यही नहीं, आप बता दो विद बॉक्स बनाना है, आप बता दो विदाउट बॉक्स बनाना है, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। तो जहां इम्प्लीमेंटेशन वेरी करता है, अगर कोई आप में से पंजाबी है तो पंजाबी में कहानी होती है, जिन्ना को डालोगे उतना ही मिठा हो जाना, बिल्कुल वही वाली कहानी। बहुत सारी चीजों में लोग बाग स्टैंडर्ड बना देते हैं, साहब अगर आप इस वाली कंपनी का लगवाओगे तो ये हो जाएगा, इतना पैसा बच जाएगा, ये लगवाओगे तो इतना पैसा, दैट्स इट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, फोटो फ्रेम मेकर। जब फोटो फ्रेम मेकर फोटो फ्रेम बनाता है तो क्या उसको पता होता है कि इस फ्रेम में मरे हुए दादाजी की फोटो लगेगी ना, या न्यूबॉर्न बेबी की लगेगी, या न्यूली मैरिड कपल की लगेगी, किसी प्लेयर की लगेगी, अमिताभ बच्चन की लगेगी, माधुरी दीक्षित की लगेगी, उसे नहीं पता। वो तो फोटो फ्रेम बनाते वक्त सिर्फ एक स्टैंडर्ड बना रहा है कि इसमें जो भी फोटो लगेगी वो 4x4 की लगेगी, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। तो उसने 4x4 का एक फ्रेम बना दिया, उसमें एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब जो खरीदेगा अपने हिसाब से फोटो लगा ले, मगर रहेगी फोटो 4x4 की ही। ऐसे ही हमारी लैंग्वेज में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक स्टैंडर्ड बना दिया, देख भाई मेथड का नाम भी यही रहेगा, आर्गुमेंट भी यही रहेंगे, रिटर्न टाइप भी यही रहेंगे, बस तू कोडिंग अपने अपने हिसाब से कर दो, उसमें तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसा फोटो फ्रेम मेकर कह रहा है, वो कह रहा है भाई मैंने फ्रेम बना दिया है 4x4 का, अब जो खरीदेगा वो जिसकी मर्जी चाहे फोटो लगा ले, मुझे कोई एतराज नहीं, पर फोटो लगेगी 4x4 की, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। तो उसने भी क्या बनाया फोटो फ्रेम बनाते वक्त, स्टैंडर्ड। ऐसे ही सिमिलरली आप एग्जांपल दे सकते हो कि कारपेंटर साहब ने एक चौखट बना दी 6x4 की, 6 इंच उसकी हाइट है, 4 इंच उसकी विड्थ है। अब उन्होंने वो चौखट बना के दे दी और लगा दी है। उन्होंने कहा भैया स्टैंडर्ड मैंने बना दिया, अब इसके अंदर दरवाजा आप अपने हिसाब से लगवा लो। बहुत अमीर हो, बहुत अंबानी के नाती पोते हो तो भैया हीरे का लगवा लो, थोड़ा कम अमीर हो तो भैया सोने का दरवाजा लगवा लो, थोड़े और कम अमीर हो तो चांदी का लगवा लो भाई, और कम अमीर हो तो लोहे का पीतल का लगवा लो, और कम अमीर हो तो लोहे का लगवा लो, और कम अमीर हो तो लकड़ी का लगवा लो, और कम अमीर हो तो भैया तख्त प्लास्टिक का लगवा लो,
और कम अमीर हो तो 4 तख्ते लगवा लो, बिल्कुल ही भूखे नंगे हो तो खाली छोड़ दो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी दरवाजा लगेगा, चाहे वो सोने का लगे, चाहे वो चांदी का लगे, चाहे वो पीतल का लगे, किसी का भी लगे, रहेगा वो 6x4 का ही, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। अब आगे कहानी और एक अपना और हमारा वाला एग्जांपल याद रखना हमेशा, कभी नहीं भूलोगे नीड ऑफ एक्सपेक्टेशन। जब जब ऐसी जरूरत पड़ेगी काम किसी और का, करना किसी और ने, जब जब जावा ने, तो आप लाइफ में कभी एब्स्ट्रैक्ट मैथड नहीं बनाएंगे जब तक हाँ आपकी जॉब स्प्रिंग कंपनी में लग गई तो आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही बना रहे हैं। तभी तो इन लोगों को फ्रेमवर्क कहा जाता है। देखो स्प्रिंग क्या है, फ्रेमवर्क, क्योंकि ये फ्रेम बनाते हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क में सिर्फ हमें एब्स्ट्रैक्ट मैथड बना के दे देते हैं, इंप्लीमेंटेशन हम प्रोग्रामर करते रहते हैं, तो हमारा काम करते फ्रेमवर्क रहते हैं। दैट्स इट, इसलिए इनका नाम फ्रेमवर्क ही रखा गया। इन्हें हम फ्रेम ही तो बना रहे हैं काइंड ऑफ। और फ्रेम में हमेशा क्या बनता है, स्टैंडर्ड ही तो बनता है भाई। फ्रेम के अंदर हमेशा स्टैंडर्ड ही तो बनता है। दैट्स इट। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। और एक हमारा वाला एग्जांपल देखो, काम आपका था, करने में ना था, तो मैं अपनी क्लास में क्या रख के दूंगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मैथड रख के दूंगा, आप सब अपने हिसाब से ओवरराइड कर देंगे, चला मैं दूंगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन जावा। आने वाले जावा के सारे टॉपिक में यही होने वाला है। हर टॉपिक में जावा हमें कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथड देगा बेटे, हम उसे ओवरराइड करेंगे, अपने हिसाब से कोड लिखेंगे और जरूरत पड़ने पर जेब में हम उसे कॉल कर देगा, काम हमारा करेगा जी। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी याद रखना, हमेशा याद रहेगा, नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अब हम चलेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। डेफिनेशन अच्छे से हो गई, काफी सारे रियल वर्ल्ड के हमने आपको एग्जांपल समझा दिए हैं, और अब हमने आपको नीड भी बता दी कि किस सिचुएशंस में हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है या एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जरूरत पड़ती है। अब जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के, जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के हमारे पास दो तरीके, एक वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक वाया इंटरफेस। एक वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक वाया इंटरफेसेस। ठीक, नॉर्मली जो ऊप्स का तरीका था जिसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, बट जावा ने इसी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का हमें एक और तरीका दिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसेस। दैट इज कॉल्ड इंटरफेसेस। ठीक है, तो अगर जावा हमें एक नया तरीका दे रहा है उसी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का, तो ये तो मोटी मोटी सी बात हो गई, अंडरस्टूड हो गया कि इट मस्ट बी बेटर देन प्रीवियस वन। इसका मतलब इंटरफेसेस आर बेटर देन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तभी उसने दिया है, वरना अगर ये उससे वीक होते तो ये कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं। तो शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू हो बीइंग अ फ्रेशर, और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस between an abstract class and an interface. What is the difference between an abstract class and interfaces? When to use an abstract class to achieve an abstraction and when to use an interface to achieve an abstraction in Java. ठीक है जनाब, तो पहले मैं आपको abstract class के थ्रू abstraction को अचीव करना सिखाऊंगा, और जब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आ जाएगा फिर मैं आपको सारी कहानी इंटरफेसेस के थ्रू सिखाऊंगा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना। और जब ये दोनों आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे तब हम इनको आपस में डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए और कब हमें इंटरफेस यूज करना है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम आपको एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना सिखाएंगे। तो अब हम अपने इस पेज के दो सेक्शन बनाएंगे, एक डेवलपर का सेक्शन होगा जो स्टैंडर्ड बनाएगा, एक प्रोग्रामर का सेक्शन होगा जो उस मेथड को ओवरराइड करेगा। गॉट इट? अब मान लेते हैं
हमारे पास है एक डेवलपर साहब जो कि अपनी क्लास में एक नॉर्मल सा मेथड है जिसका सिर्फ प्रोटोटाइप देंगे। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, इसके ऊपर सर्टेन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो वो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई हैं, उन्हीं को समझाने के लिए ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और हम ये तक बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी हम मान के चल रहे हैं कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की खोज नहीं हुई है। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आया तो क्यों आया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है। पढ़ा तो मैं दूंगा, लिखवा तो मैं एज इट इज दूंगा, लेकिन मैं उन्हें नीड के साथ बताना चाहता हूँ कि यार ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, तो क्यों बनाए। गॉट इट। तो मान लेते हैं एक डेवलपर साहब हैं, एक क्लास बना दी, लेट अस सपोज बेस के नाम से। अब वो चाहते हैं कि इस मेथड, इस क्लास में वो एक मेथड का सिर्फ प्रोटोटाइप दे दें और जो प्रोग्रामर साहब हैं वो इस मेथड को अपने आप से ओवरराइट कर दें और चला डेवलपर साहब, मतलब कुछ ऐसा वो चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी क्लास में सिंपल सा एक मेथड बना दिया, void let us suppose show, और वो इसकी कोई बॉडी देना नहीं चाहते थे। ऐसे करके उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने सिंपली ऐसे एक मेथड की प्रोटोटाइप दिया और उसे कंपाइल करने गए तो कंपाइलर ने एरर फेल। कंपाइलर ये कहता है कि भाई मेरे अंदर ऐसी तो कोई इंस्ट्रक्शंस है ही नहीं कि मैं एक ऐसे मेथड को भी कंपाइल करूं विच इज नॉट हैविंग अ बॉडी, जिसकी कोई बॉडी नहीं है। मैं ऐसे मेथड को कैसे कंपाइल कर सकता हूं, मेरे अंदर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई नहीं है कि मैं एक ऐसे मेथड को कंपाइल करूं जिसकी आपने कोई बॉडी ही नहीं दी है। तो कंपाइलर कहता है कि अगर आप मुझसे ऐसे मेथड को भी क्लास में कंपाइल करवाना चाहते हैं जिसकी बॉडी नहीं दी आपने, और ऐसे मेथड को भी कंपाइल करना चाहते हैं जिसकी बॉडी आपने दी, अगर आप दोनों टाइप के मेथड एक साथ एक ही क्लास में रखना चाहते हैं, तो उसने कहा आप इनमें से किसी एक मेथड को यूनिक आइडेंटिफायर दीजिए जिससे मुझे ये पता लग जाए कि कौन से मेथड को विद बॉडी कंपाइल करना है और कौन से मेथड को विदाउट बॉडी कंपाइल करना है। डॉक्टर बात समझ में आई? तो उन्हें चाहिए था यूनिक आइडेंटिफायर। तो उन्होंने कहा भाई इस शो मेथड से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने जा रहे हैं, तो क्यों ना एब्स्ट्रैक्ट नामक कीवर्ड बनाते, ठीक है, और वो मेथड जिसका हम क्लास में सिर्फ प्रोटोटाइप देना चाहते हैं, जिसकी बॉडी हम प्रोग्रामर से लेना चाहते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से क्वालिफाई कर देते हैं। गॉट इट? तो फिर कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि जिसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है उसे विदाउट बॉडी कंपाइल करना है, अगर कोई उसकी बॉडी देगा तो एरर फेंक देना, और जिसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं है उसे विद बॉडी कंपाइल करना है, अगर उसकी बॉडी नहीं दी गई है तो भी एरर फेंकेगा। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दोगे तो एरर फेंकेगा, नॉर्मल मेथड की बॉडी नहीं दोगे तो भी एरर फेंकेगा। तो इस तरीके से इन्होंने खोज कर दी किसकी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, ये लगा दिया हमने इसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। चलो अब उन्होंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया क्योंकि कंपाइलर को मालूम था जिस भी मेथड के पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा उसे मुझे विदाउट बॉडी कंपाइल करना है, कर दिया। अब आएगा डेवलपर का, प्रोग्रामर का सेक्शन। ये सेक्शन था डेवलपर का, उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब वो चाहता है कि कोई भी प्रोग्रामर आए इस क्लास को, मेथड को ओवरराइट करे, है ना, और चला मैं दूंगा, तो काम प्रोग्रामर का होगा, कर मैं दूंगा। बट ये जो हमारे प्रोग्रामर साहब थे ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी क्लास बनाई चाइल्ड नाम से, लेट अस सपोज, और सीधा अपने मेन फंक्शन में जाके जो डेवलपर की क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगे, बेस बी इज इक्वल टू बेस, कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर डॉट लगा के सीधा सीधा शो मेथड चलाने लगे। अब जैसे ही प्रोग्रामर ने अपनी इस क्लास को कंपाइल किया, उन्होंने शो पे एरर फेंक दी। उसने कहा शो तो एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, आप उसे कॉल ही नहीं कर सकते। अब वो प्रोग्रामर डेवलपर साहब को बोलने लगा भाई ये कैसा मेथड बना दिया जिसकी कोई बॉडी नहीं दी, मैं कॉल कैसे करूंगा, ये क्या हुआ। उसने कहा नहीं भैया आपको इसे कॉल नहीं करना है, आप तो इस मेथड को अपनी क्लास में ओवरराइट कर दीजिए और आप इसमें अपनी पसंद का कोड कर दीजिए, इसे चला मैं दूंगा, काम आपका, कर मैं दूंगा। पर हमारे प्रोग्रामर साहब यंग एंड डायनेमिक हो कहा किसी के सुनने वाले थे,
और वो तो बार बार क्या करें, इसी एब्स्ट्रैक्ट में इसी क्लास का, उनकी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसे चलाने की कोशिश करें। वो तो मानने वाले ही नहीं थे, यार ये तो गड़बड़ हो गई। अगर प्रोग्रामर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चलाएगा तो वो तो कभी चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर तो कोई कोड ही नहीं है भाई। भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए? तूने कहा चलो एक रूल बना देते हैं कि वो क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, वो क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते। ये रूल बना के क्लास को लॉन्च करेंगे। तो फिर उन्होंने ये रूल बना दिया, अ क्लास व्हिच इज हैविंग अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। वो क्लास जिसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब उन्होंने इस क्लास को रिलीज किया। अब ये क्लास पहुंची प्रोग्रामर के पास, और प्रोग्रामर साहब जैसी इसका ऑब्जेक्ट बना के कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, वही कंपाइलेशन एरर दे दी। वो कहा भैया इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आप इसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो अब प्रोग्रामर साहब को भी थोड़ी दिक्कत आने लगी। वो ये, अब वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर कंपाइलेशन टाइम पे एरर आती थी, तब उन्हें ये पता लगता था ओ माय गॉड, इस क्लास के अंदर तो कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि यार क्यों ना आप उस क्लास को भी एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दो जिसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है, जिससे कि उसे देखते ही हमें समझ में आ जाए कि यार इट इज हैविंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो दैट हम उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश ही ना करें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, फिर एरर आती है, तब कहीं जाके हमें पता लगता है ओहो इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका तो हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। बेटर आप क्लास को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दो। तो जब ये रिक्वायरमेंट आई तो फिर ये डिसाइड किया गया चलो हम एक काम करते हैं, इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से क्वालिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से क्वालिफाई किया। सो एक्चुअली मैं ये जो मैं पूरी कहानी सुना रहा था आपको, वो इसलिए सुना रहा था कि एक रूल है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ये तो सब पढ़ाते हैं, बट ये कोई नहीं पढ़ाता कि यार इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते, हम इसे इंस्टेंशिएट क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि रीजन है आप इसके पीछे, क्योंकि उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड कर दिया तो सारे के सारे प्रोग्रामर फिर ऑब्जेक्ट बना के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चलाएंगे, वो चलेगा है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कोई कोड ही नहीं है भाई। तो इसी चीज से बचने के लिए कि कोई भी प्रोग्रामर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट ना चला सके, उन्होंने ये रूल ही बना दिया कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस रूल को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये ताना बाना समा बांध रहा था, नहीं तो लिखवा तो मैं सकता ही था, क्योंकि अक्सर ये सब बताते हैं। इंटरव्यू वाला पूछते था भाई क्यों नहीं बना सकते, तो आप आंसर दोगे सर इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है और इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर तो कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बना के एब्स्ट्रैक्ट मेथड चलाएगा, और वो चलेगा कैसे, उसमें तो कोई कोड ही नहीं है। इसीलिए कि कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बिना बॉडी दिए ना चला पाए, उसे रोकने के लिए उन्होंने कहा जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते। और दूसरा रूल ये बनाया गया कि केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं। केवल और केवल आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं। आप नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। दैट इज द। तो ये दो रूल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेके। लिखिए जरा पहला रूल। पहले रूल में लिखो ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सुन रहा उसने कहा ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड पहला रूल है। दूसरा रूल लिखो
abstract class cannot be instantiated. Abstract class cannot be instantiated. Abstract class cannot be instantiated. That means you cannot create the object of an abstract class. That means you cannot create the object of an abstract class. ठीक है, चलिए तो अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते भी हैं और फिर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देते हैं, सारी कहानी आपको समझा। चलिए सो अब हमने रूल बना दिया। अब हम फिर से दो सेक्शन बनाएंगे, एक हमारा डेवलपर का सेक्शन होगा, एक प्रोग्रामर का। याद रखना 2 लोग आएंगे हमेशा।
मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है। क्या इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं? डिट्टो यही प्रोग्राम मैंने आपको पहले कहीं पढ़ाया है। क्या आप बता सकते हैं ये प्रोग्राम मैंने पहले कहाँ पढ़ाया, अगर किसी को याद हो तो? ये बता सकता है? हाँ बोलो। यहाँ पे बड़ी स्लो बोलो, तेज बोलो थोड़ा। इनहेरिटेंस सर। कोई बता सके ये प्रोग्राम मैंने पहले कहाँ पढ़ाया है आपको? सर इनहेरिटेंस में। यस, इनहेरिटेंस का जो पहला प्रोग्राम था वो यही था। इनहेरिटेंस का जो पहला प्रोग्राम था वो बिल्कुल यही प्रोग्राम था हमारे पास। तो कुछ देर बाद आपके किसी के दिमाग में ये आ सकता है, सर ये काम तो आपने हमें पहले ही इनहेरिटेंस में करा दिया था, जबकि वहां पर आपने इस बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया था, और ये काम तो बेस क्लास को बिना एब्स्ट्रैक्ट बनाए भी हम कर सकते हैं। तो फिर इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाने का फायदा क्या हुआ सर? इससे तो हमें नुकसान ही नजर आ रहा है। इवन हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अगर इसके पीछे से हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दें तो ये प्रोग्राम तो तब भी बढ़िया चल जाएगा, और हमें ये फायदा भी हो जाएगा कि हम जब मर्जी चाहें इसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। ये हमें कुछ फायदा तो समझ में आ नहीं रहा इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का, बेस का। और यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही भी होगी, क्योंकि हमने अभी इस बेस क्लास के एब्स्ट्रैक्टपन का कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि ये सेम काम तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इनहेरिटेंस के पहले एग्जाम्पल के अंदर। खाली यही काम करना है, तो आप बेस क्लास का बिना एब्स्ट्रैक्ट बनाए भी ये काम कर सकते हैं। आप बेस क्लास को बिना एब्स्ट्रैक्ट बनाए भी ये काम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर हमारी बात समझ में, तो फिर मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? ये एग्जांपल सिर्फ मैंने आपकी एक गलतफहमी को दूर करने के लिए बनाया है। या तो कुछ टीचर गलत पढ़ा देते हैं, या आप खुद ही गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। और वो गलतफहमी ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कम से कम एक मेथड का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ऐसा ना तो कोई रूल था, ना है, और ना ही कभी होगा। ठीक, आप देख सकते हैं मेरी बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, और आप इस प्रोग्राम को अगर ट्राई करेंगे तो ये फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जस्ट अ नॉर्मल क्लास है। वो सारे काम जो आप अपनी नॉर्मल क्लास में करते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर इंस्टेंस डाटा मेंबर डिफाइन करो, स्टैटिक बनाओ, नॉर्मल मेथड बनाओ, स्टैटिक मेथड बनाओ, प्लस एब्स्ट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हो। चाहो तो सारे एब्स्ट्रैक्ट रख दो, चाहो तो सारे नॉर्मल रख लो, चाहो तो ब्रिटानिया 50-50 कर लो। दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, दो नॉर्मल बना दिए। आप इसमें इंस्टेंस डाटा मेंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसमें स्टैटिक डाटा मेंबर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया है, और एक एक्स्ट्रा फीचर छीन लिया गया आपसे। एक्स्ट्रा फीचर ये दे दिया गया कि आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं, और एक फीचर ये छीन लिया गया कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस जस्ट नॉर्मल क्लास बिल्कुल बनाई जा सकती है। आप सारे एब्स्ट्रैक्ट रख लो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट रख दो, कुछ नॉर्मल रख दो। तो एक जल्दी से रूल लिख लीजिए, देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी, it is not mandatory it is not mandatory to have at least one abstract method
it is not mandatory to have at least one abstract method in an abstract class. One abstract method in a abstract class. ठीक है साहब, चलो फिर बाकी कहानी मंडे डिस्कस करेंगे। अब हम इस बेस क्लास के एब्स्ट्रैक्ट पन का फायदा उठाएंगे। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया है। चलो भाई, बाकी मिलते हैं आपसे मंडे। ओके, थैंक यू सर। ओके।